हेलो एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग देखेंगे पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इसके अंदर हम आज जानने की कोशिश करेंगे कि बायोडाइवर्सिटी अलग अलग जगह पर अलग क्यों होता है। Why biodiversity is different at different places। या हम कह सकते हैं कि बायोडाइवर्सिटी लोकेशन वाइज, अगर हम एक लोकेशन में बायोडाइवर्सिटी को एक तरह का देखते हैं तो वो दूसरे लोकेशन में जाते हुए वो क्यों बदल जाता है। इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें सबसे पहले समझना होगा कि लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट क्या होता है। तो लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट को हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं: डाइवर्सिटी ऑफ स्पीशीज डिक्रीज एज वी मूव फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स पोल। जब हम अर्थ के इक्वेटर से पोल की तरफ, चाहे वो नॉर्थ पोल हो या साउथ पोल हो, इक्वेटर से जब हम नॉर्थ पोल की तरफ या साउथ पोल की तरफ आगे बढ़ते हैं तो हम क्या पाते हैं कि जो स्पीशी डाइवर्सिटी है वो डिक्रीज करता है, वो कम होता चला जाता है। जैसा कि आपने क्लास 10 तक अपने ज्योग्राफी के लेसन्स में पढ़ा होगा, लैटिट्यूड क्या होता है, लॉन्गिट्यूड क्या होता है, स्टैंडर्ड मेरिडियन क्या होता है, इक्वेटर क्या होता है। तो यहाँ पर मैंने भी एक सिंपल डायग्राम के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की है और ये आपके लिए एक सॉर्ट ऑफ रिवीजन भी हो जाएगा। अगर आप भूल गए हैं तो आप देख सकते हैं डायग्राम में कि लैटिट्यूड क्या है, लॉन्गिट्यूड क्या है, इक्वेटर क्या है और स्टैंडर्ड मेरिडियन क्या है। तो इक्वेटर से नॉर्थ की तरफ अगर हम इसे कहें नॉर्थ पोल और नीचे हो गया हमारा साउथ पोल। तो क्योंकि यहाँ पर हम लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट की बात कर रहे हैं तो हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि लैटिट्यूड क्या होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ये लाइंस हैं ये हो गया हमारा लैटिट्यूड, और जो पोल टू पोल रन कर रहे हैं ये हो गया हमारा लॉन्गिट्यूड। तो जब हम लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट की बात करते हैं तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि इक्वेटर से चाहे हम नॉर्थ पोल की तरफ आगे बढ़ें या इक्वेटर से हम साउथ पोल की तरफ आगे बढ़ें, हमने क्या पढ़ा कि जो स्पीशीज डाइवर्सिटी है वो कम होती चली जाएगी, वो डिक्रीज करता चला जाएगा। तो इस लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट को हम दूसरे टर्म से भी जान सकते हैं। इसे हम कह सकते हैं LDG, यानी कि लैटिट्यूडनल डाइवर्सिटी ग्रेडियंट। अब यहाँ पर हमारे सामने एक सवाल आता है कि वाई लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट एग्जिस्ट, ये लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट क्यों एग्जिस्ट करता है। यहाँ पे सबसे पहले हम दो चीज़ों को समझ लेंगे, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। एक है ट्रॉपिकल एरियाज। ट्रॉपिकल एरियाज हम किसे कहेंगे, वो एरियाज जो इक्वेटर के आसपास में होंगे, चाहे वो इक्वेटर टू नॉर्थ पोल हो या इक्वेटर टू साउथ पोल हो। जो एरियाज इक्वेटर के आसपास में होंगे वो हम कह सकते हैं कि वो ट्रॉपिकल एरियाज हैं। एंड वो एरियाज जो टुवर्ड्स नॉर्थ पोल या टुवर्ड्स साउथ पोल की तरफ हो उन्हें हम कहेंगे टेम्परेट एरिया। तो यहाँ पर हम एक बहुत ही खास बात देखते हैं कि जो ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स होते हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम ड्यूरिंग अ ईयर वो अनडिस्टर्ब्ड कंडीशन में रहते हैं। ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स रिमेन्स अनडिस्टर्ब्ड फॉर ईयर्स। और जब हम पोल्स की बात करें, चाहे वो नॉर्थ पोल हो या साउथ पोल हो, जब हम पोल्स की बात करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा फेस करते हैं ग्लेशिएशन। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो पोलर रीजन्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा ग्लेशियर से ढके होते हैं, यानी कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ होता है। तो यहाँ पर हम ट्रॉपिकल एरिया और टेम्परेट एरिया में एक क्लियर कट डिफरेंस भी हम लोग देख सकते हैं कि टेम्परेचर वाइज भी या क्लाइमेट वाइज भी ये बहुत ज़्यादा डिफर करते हैं। हम कह सकते हैं कि जो पोलर एरिया है दे फेस मोर ग्लेशिएशन, और ग्लेशिएशन के वजह से क्या भी हो सकता है कि वो एंटायर स्पीशी को डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम बहुत सही तरीके से यहाँ पे कह सकते हैं कि जो डिस्टर्बेंसेस है, क्लाइमेटिक डिस्टर्बेंस मेनली, ये हमारा पोलर एरियाज में ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू ट्रॉपिकल
एरियाज। यहाँ पर एक और चीज़ हम जान लेंगे, जैसे मैं कह रही हूँ बार बार कि पोलर एरियाज में क्लाइमेटिक डिस्टर्बेंस ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू ट्रॉपिकल एरियाज। तो जैसे पोलर एरिया में मान लो कि ग्लेशिएशन हो रहा है, ग्लेशिएशन के वजह से एक जो पहले से वहाँ पे मौजूद एक स्पीशी है वो उस क्लाइमेटिक कंडीशन को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, और या तो वो माइग्रेट करके किसी दूसरे जगह पे चले जा रहे हैं या तो फिर वो मर जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो स्पीशीज डाइवर्सिटी है उसको बढ़ने का मौका नहीं मिल रहा है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड जब हम ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स की बात कर रहे हैं, यहाँ पे जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो मोस्ट ऑफ द टाइम स्टेबल है, वो तुरंत चेंज नहीं हो रहा है। उसके वजह से जो प्री एग्जिस्टिंग स्पीशीज है वो तो वहाँ पे अच्छे से थ्राइव कर भी रहे हैं, और साथ ही साथ नए स्पीशीज वहाँ पे पनप रहे हैं, अपने आप को अडाप्ट कर रहे हैं वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन के अकॉर्डिंग, और फल फूल रहे हैं। यानी कि यहाँ पर जो स्पीशीज डाइवर्सिटी है वो समय के साथ बढ़ती चली जा रही है। अब अगर हम पोलर एरियाज या ट्रॉपिकल रीजन के एनवायरनमेंट की बात करें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पोलर एरियाज में क्लाइमेटिक चेंजेस बहुत फ्रीक्वेंट है। मतलब हम ये नहीं कह सकते हैं कि कितने देर तक ये क्लाइमेटिक कंडीशन ऐसा ही रहेगा। या तो अभी बर्फबारी नहीं हो रही है, 2 मिनट के बाद, 5 मिनट के बाद या 10 मिनट के बाद तुरंत स्नोफॉल शुरू हो जाएगा। तो वहाँ पे जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो फ्रीक्वेंटली चेंज होगा। कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है कि ऐसा मौसम कितने समय तक रहेगा। ये फ्रीक्वेंट क्लाइमेटिक चेंज किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत मुश्किल कर देता है कि वो उस जगह पर अपने आप को सरवाइव कर सके। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि अगर ऐसा क्लाइमेटिक कंडीशन हमें मिलता है तो हम क्या करेंगे, या कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म उस समय में क्या करेगा, या तो वो उस जगह को छोड़कर दूसरे जगह पे चला जाएगा जहाँ पे उसको सूटेबल कंडीशन मिले, या तो उस क्लाइमेटिक कंडीशन को सहन नहीं कर पाने की वजह से उसकी मृत्यु हो जाएगी। और जब हम ट्रॉपिकल एरियाज की बात करते हैं तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो क्लाइमेट है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू पोलर रीजन्स, और जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो बहुत इजीली उस पर्टिकुलर एरिया में अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि जो ट्रॉपिकल एरिया है वो ज़्यादा सूटेबल है फॉर ऑर्गेनिज्म एंड देयर सर्वाइवल दैन दी पोलर रीजन। अब जब हम अवेलेबिलिटी ऑफ सोलर एनर्जी की बात करें, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारा प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, वो सन है। सूरज से हमें रोशनी और गर्मी दोनों मिलती है, और हमारे जितने भी प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं वो डिपेंड करते हैं सूरज पर कि वो हमारे लिए खाना बना सके। तो यहाँ पर जब हम ट्रॉपिकल रीजन और पोलर रीजन की बात कर रहे हैं तो जो रीजन है हमारा ट्रॉपिकल रीजन, यहाँ पे संभावना ज़्यादा होगी, ये एरिया वो एरिया होंगे जहाँ पे सोलर एनर्जी की अवेलेबिलिटी ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू दी पोलर रीजन। और जैसा कि मैंने कहा कि जिस एरिया में सोलर एनर्जी की अवेलेबिलिटी ज़्यादा होगी वहाँ ऑर्गेनिज्म बहुत ही अच्छे से थ्राइव करेंगे और बहुत ही अच्छे से सरवाइव कर पाएंगे। आई होप कि लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं स्पीशीज़ एरिया रिलेशनशिप के बारे में। स्पीशी डाइवर्सिटी हमेशा रिलेटेड होता है किसी भी पर्टिकुलर एरिया को लेकर। हम पहले भी पढ़ चुके हैं स्पीशी डाइवर्सिटी क्या है। स्पीशी डाइवर्सिटी बेसिकली इज स्पीशीज रिचनेस, स्पीशीज की अवेलेबिलिटी एक पर्टिकुलर एरिया में कितनी है, ना केवल कितनी है लेकिन वो उस पर्टिकुलर एरिया में कितने समान रूप से फैला हुआ है, जिसे हम कह सकते हैं स्पीशीज इवननेस, हाउ इवनली द स्पीशीज और organisms are spread in a particular area। अब किसी भी पर्टिकुलर एरिया में स्पीशीज रिचनेस इंक्रीज कैसे करेगी या स्पीशीज इंक्रीज कैसे करेंगे इन नंबर्स, जैसे जैसे वो किसी पर्टिकुलर एरिया को एक्सप्लोर करेंगे। वो क्या करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, जानेंगे कि जो एरिया वो एक्सप्लोर कर रहे हैं वो उसके लिए सूटेबल है या नहीं। अगर वो अननोन एरिया उसके लिए सूटेबल हुआ तो वो वहाँ रहना शुरू करेंगे, वो अपना एरिया, वो अपना दायरा बड़ा करेंगे। जैसे हम ह्यूमंस,
आज के टाइम पे हम बहुत ज़्यादा मॉडर्न हो गए हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में हम रहने लगे हैं, लेकिन कुछ समय पहले क्या था, कैसा समय था? जंगल बहुत ज़्यादा थे, लोग कम थे, छोटे छोटे झुंड में लोग रहते थे। लेकिन जैसे जैसे हम लोगों ने एक्सप्लोर करना शुरू किया, जैसे जैसे हम जानने लगे कि यहाँ ये जगह हमारे रहने लायक है, हमने उस जगह को क्या बना लिया, अपने रहने के लायक बना लिया। अब गांव बहुत कम हो गए हैं, गांव कन्वर्ट होते जा रहे हैं शहरों में। यानी कि ये एक बेस्ट एग्जाम्पल है जिससे हम समझ सकते हैं कि जब एक स्पीशी किसी पर्टिकुलर एरिया को एक्सप्लोर करती है, वो जान जाती है कि ये हमारे लिए सूटेबल जगह है, हम यहाँ पे रह सकते हैं, थ्राइव कर सकते हैं, तो एक तो स्पीशीज़ रिचनेस इंक्रीज करता है, स्पीशीज़ डाइवर्सिटी इंक्रीज करता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि स्पीशीज डाइवर्सिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सप्लोर्ड एरिया। जितना एरिया एक्सप्लोर होता जाएगा, स्पीशीज डाइवर्सिटी उतनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी। लेकिन हम लोग जानते हैं कि जो ग्लोब है, जो हमारा अर्थ है, वो उसमें तो लिमिटेड स्पेस है। तो ये एक हद तक हम कह सकते हैं कि स्पीशीज डाइवर्सिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सप्लोर्ड एरिया, लेकिन इसकी भी क्या होगी, एक लिमिट होगी। एक सर्टेन पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे डाइवर्सिटी ऑफ स्पीशी जो है वो आगे इंक्रीज नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि उसको कंट्रोल करने के लिए भी क्या है, बहुत सारे फैक्टर्स प्रेजेंट है। ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। यहाँ पे फैक्टर्स क्या क्या होंगे, फूड होगा, क्लाइमेट होगा, और भी बहुत सारे फैक्टर्स होंगे जो क्या करेंगे, ऑर्गेनिजम्स के पॉपुलेशन को कंट्रोल करेंगे।